गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लासेस के जो फिजिक्स सी स्ट्रक्चर ऑफ आटम और आटम चैप्टर के जो लास्ट वीडियो है वो आज हमें फिनिश करेंगे। इस स्ट्रक्चर ऑफ आटम, और आप खाली आटम भी बोल सकते हो, तो आटम के अंदर में जो ट्वेल्थ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 14 होगा आज का, एक बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये टॉपिक की केमिस्ट्री 11th में भी है एंड ये टॉपिक की 12th फिजिक्स में भी है। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी हमें पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बोर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल लाइन के ओरिजिन कहाँ से हुआ, एंड सीरीज के अंदर में कितने प्रकार के सीरीज होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके प्रॉपर थ्योरी जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बनता है उसके जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चन हमें करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। तो ये है पूरे टॉपिक। शायद इसको पढ़ने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको आ जाएगा, तो नीट तो आएगा ही। शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हमें शुरू करेंगे, बोर ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी सी आइडिया हमको लेना पड़ेगा। तो बोर ट्रांजिशन के ऊपर जो आइडिया हम लोग लेंगे, या पहले जो हम लोग पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं बोर ट्रांजिशन के बारे में बताओ ना। जो बोर ट्रांजिशन हमने पढ़े थे, सबसे पहले मैंने यही बोला था, जो आटम होते हैं हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन लाइक आयंस होता है, हीलियम प्लस, लिथियम 2+ एंड बेरिलियम 3+, इनके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस ऑर्बिट में घूमता है वो ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट है एंड वो स्टेबल है। बाहर से एनर्जी लेने के बाद वो हायर ऑर्बिट को जाते हैं, और हायर ऑर्बिट को जाने के बाद वहाँ पर रह नहीं पाते हैं, वो स्टेबल नहीं है। इसलिए अपने स्टेबल फॉर्म को जब वापस आते हैं, आते वक्त उन्होंने जो जितने पॉसिबल पाथ में आते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट को, वही पॉसिबल पाथ को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में कहेंगे, बाकी आयंस के बारे में नहीं कहते हैं। मैं यही बात को बोर ट्रांजिशन का जो बेस्ट टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस टॉपिक को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। नाम मैंने दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? जो मैं थ्योरी दूंगा वो थ्योरी आप याद रखोगे, एंड वो प्रॉपर थ्योरी है। कैसा ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सपोज तुम लोग बैचेस में, सपोज तुम लोग 15 बच्चे बैठे हो, मैंने 1000 चॉकलेट लाऊंगा, ऊपर ऐसे फेंक दूंगा, मैंने बोलूँगा बच्चों सब एक एक मतलब कलेक्ट करो। तो क्या सब लोगों ने, सब बच्चों ने इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट कलेक्ट करेंगे? नहीं। जिसकी जितनी कैपेबल है वो उतनी एनर्जी, उतनी चॉकलेट को कलेक्ट करके बताएगा कि वो कितना चॉकलेट कलेक्ट किया। एग्जैक्टली मैं थ्योरी बोलने जा रहा हूँ। सपोज एक थ्योरी बोलने जा रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन, ये एक बॉक्स है। एक बॉक्स मतलब एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 10 20 50 60 लाखों करोड़ों बिलियन मिलियन बिलियन ट्रिलियन, यानी बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स इसी सैंपल के अंदर में है। मैं जैसे कहता हूँ आप लिखते चलो, मैंने पहले से लिखा नहीं। सबसे पहले लिखोगे ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैज ए बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसको जरूर लिखना, ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैज ए बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इन बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम में से जरा ध्यान देना, इन बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर में क्या है ना, बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम में कुछ ऐसे होंगे, इस बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर में कुछ ऐसे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इनमें से कुछ ऐसे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कितने कितने होंगे? सपोज हम यहाँ पर बोल दिया 1 लाख हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो सपोज 1 लाख हाइड्रोजन कैसे होते हैं, घूमते हैं ना। 1 लाख हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिट बहुत सारे हैं मगर इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 नंबर ऑर्बिट में है, हो सकते हैं। क्योंकि जब एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपना अपना ग्राउंड स्टेट में घूमते हैं,
तो अपने अपने ग्राउंड स्टेट है। सपोज 1 लाख हाइड्रोजन एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट 1 है, ध्यान देकर सुना करना। तो उसके बाद हमें ये कहेंगे कि सपोज अनदर 1 लाख एटम है, हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अगर इसको न्यूक्लियस मानेंगे, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तो इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑर्बिट में है। एंड फिर 1 लाख हाइड्रोजन एटम होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन तीसरे में है। फिर 1 लाख या 10 लाख, जो जितने भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन एटम होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 एंड 4 एंड फोर्थ ऑर्बिट में है। इसी तरीका से बेटा कि एक सैंपल को इमेजिन करो जिसमें 1 बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एंड उस बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम में से 1 लाख हाइड्रोजन एटम, मैंने 1 लाख के एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 1 लाख 2 लाख 10 लाख कितने भी हो सकते हैं, 500 1000 भी हो सकते हैं। एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैज ए बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम व्हिच फ्यू हाइड्रोजन, मैंने 1 लाख को फ्यू ले रहा हूँ, फ्यू हाइड्रोजन एटम्स हैव ए ग्राउंड स्टेट 1, यानी इलेक्ट्रॉन उनके 1 नंबर ऑर्बिट में घूमता है स्टेबल में। एंड फ्यू हाइड्रोजन एटम्स हैव ए ग्राउंड स्टेट 2, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में घूमता है। एंड फ्यू अदर हाइड्रोजन एटम्स हैव ए ग्राउंड स्टेट 3, सम हैव ए ग्राउंड स्टेट 4, सम हैव ए ग्राउंड स्टेट 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है। हमने इसमें से 6 सीरीज पढ़ेंगे, 5 तो शायद सिलेबस का है, हम 6 सीरीज पढ़ेंगे। 6 सीरीज जब पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए, सम हाइड्रोजन एटम्स व्हिच हैव ए इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, सम हैव ए सेकंड, सम हैव ए थर्ड, सम हैव ए फोर्थ एंड सम हैव ए फिफ्थ एंड सम हैव ए सिक्स्थ ऑर्बिट तक मैं जाता हूं, क्योंकि यहीं तक डिस्कवरी है। ये बात समझ में आ गया? मैं रिपीट कर देता हूँ। ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैज ए बिलियन ऑफ हाइड्रोजन एटम, सम atoms have a ground state 1, it means electron revolving in the first orbit, some have a second orbit, some have a third orbit, some have a fourth, fifth and a sixth respectively, कोई एक नहीं कई सारे। ओके, when sample of hydrogen is subjected to, लिखा करो, when sample of hydrogen is subjected to sunlight या any other sources of light, photons, then these hydrogen atoms, different hydrogen atoms absorbs different amount of energy। याद होगा मैंने अभी बोला था, मैंने 1 लाख चॉकलेट फेंक दूंगा तो 15 बच्चों को बोलूंगा कि कलेक्ट करके दिखाओ, सब अलग अलग अमाउंट में कलेक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली जब सनलाइट एक सैंपल के ऊपर पड़ेगा तो सैंपल के ऊपर पड़ने के बाद जो 1 बिलियन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, सब एटम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, सब अलग अलग क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। एंड जो जितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उतने हायर स्टेट को जाएगा, उतने एक्साइटेड स्टेट को जाएगा, लेकिन जाके तो रह नहीं पाएंगे। मैंने ट्रांजिशन पिछले वीडियो में बताया था, वो अपने अपने ग्राउंड स्टेट को आएंगे। बड़ी बात कर रहा हूँ, अपने अपने ग्राउंड स्टेट को आएंगे। मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, व्हेन सनलाइट इज फॉल अपॉन द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स absorbs different amount of energy and their electrons are excited to different excited states या promoted to different excited states। But when the electrons comes to their respective ground state, they have a number of possibilities and every possibility is known as a hydrogen spectrum। Remember, when hydrogen's electrons are excited to the promoted to the excited states, and excited states is not a stable state, so that these electrons when comes to their respective ground state, इसका मतलब है their respective ground state they have a number of possibilities। Every possibilities is known as a hydrogen spectrum। This is called spectral line। ध्यान रखना कहाँ से शुरू हुआ स्पेक्ट्रल लाइन, डायग्राम में बताऊंगा। जो मैंने बोला कि अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आया, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कई हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट 1 था,
तो जैसे जैसे इन इन ग्राउंड स्टेट 1 मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड फास्ट का डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा इधर से देख लो, मान लो ये होता है पहला आरबीटी, ये होता है दूसरा आरबीटी, इसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा, तो इसमें जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोनों के बीच में, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से मिल जाता है तो वो सेकेंड ऑर्बिट को जाएगा। जितना जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा उतने उतने हायर ऑर्बिट को जाएंगे, लेकिन हायर ऑर्बिट को जाने के बाद वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट को आएंगे। यही बड़ी बात है। एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूं, और मान लीजिए लाखों हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 4 नंबर ऑर्बिट में है, तो उनको बहुत सारे एनर्जी मिला, उन्होंने 15 नंबर ऑर्बिट को चला गया। तो 15 नंबर ऑर्बिट इमेजिनरी है, तो 15 नंबर ऑर्बिट को जब गया, जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को वापस आएगा, वो कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट को नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ग्राउंड स्टेट 4 है, वो 4 तक ही आएगा। तो 4 के बाद आने के बाद वो कभी भी एनर्जी एमिट नहीं करेगा, कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, जो आपने 9th क्लासेस के पोस्टुलेट नंबर 2 में पढ़ा था, व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन नेवर रेडिएट एनर्जी। क्यों ना, वो ऑर्बिट उसके ग्राउंड स्टेट है। तो अगर 4 नंबर से जो 15 नंबर को जाएगा, वहां से वापस सिर्फ 4 को ही आएगा, एंड 4 के अंदर में वो स्टेबल फॉर्म में घूमेगा, एंड वो ज्यादा एनर्जी और एमिटिंग नहीं करेगा। एक्साइटेड स्टेट के पास जब जाता है, वो एनर्जी एमिट करके ग्राउंड स्टेट को आता है। दिस इज द फंडा ऑफ बोर ट्रांजिशन। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं कि 4 नंबर से जो जाएगा वो 4 को ही आएगा, 3 नंबर से जो जाएगा वो 3 को ही आएगा, जो 2 नंबर से जाएगा वो 2 को ही आएगा। ये बड़ी बात है, उसको याद रखना। मैं अगर समरी कुल मिला के बता देता हूँ, ये हाइड्रोजन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन हैज ए मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड व्हेन ए सनलाइट इज फॉल ऑन द सैंपल, देन the atoms of different hydrogen atoms absorb so different amount of energy, and their electrons are promoted to different excited states. When they comes to their respective ground states, they releases energy, and respective ground state they release energy, and the number of possible path will be arised when the electron comes to the ground state from the excited states. Every possible path is known as a hydrogen spectrum, right? Every possible path is known as a hydrogen spectrum. तो यही जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने देखा कि कैसे ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, इसको हमने थोड़ा और डिटेल से बताते हैं कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे मान लीजिए मैंने छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ये एक न्यूक्लियस एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है, छठा ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं 6 तक ही लूँगा। अगर मैं 6 तक ही लूँगा तो मैंने एक 6th ऑर्बिट भी बना दिया। अच्छा, फिर डॉट डॉट कर दिया, यानी दिस इज कॉल्ड nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट में है जिसका एनर्जी 0 होता है। अब सब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट को जाएगा, सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है 6th ऑर्बिट, ये 6th ऑर्बिट है। तो 6th ऑर्बिट से जब वो वापस आएगा, 6th ऑर्बिट, अगर मैं यही चीज़ को ऐसे दिखाता हूँ, ये ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 में इलेक्ट्रॉन जाकर पहुँच गया, तो यहाँ से जब फर्स्ट ऑर्बिट n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, अगर फर्स्ट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट के पास गया तो वापस फर्स्ट के पास आएगा, लेकिन वापस फर्स्ट के पास जब आएगा वो एक जंप करके नहीं आएगा। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट से जब 6th के पास जाएगा, जब वापस फर्स्ट के पास आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा, यानी वो क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्बिट को भी आ सकता है। मान लो हो सकता है कि वो डायरेक्ट जंप कर ले, हो सकता है कि इधर जंप करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, हो सकता है कि यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, हो सकता है कि वो यहाँ तक डायरेक्ट कर लिया, फिर 1-2 जंप में आ गया।
यानी जब 6th नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को आता है तो उसके पास से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होता है। एवरी पॉसिबिलिटीज इज नोन एज ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन। समझ आया? एवरी पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन, एंड दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेव नंबर न्यू बार 1/λ। दिस इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n/n2 स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जरूर। क्या मैंने बोला? देखो बेटे, क्या मैंने बोला कि जब भी एवरी स्पेक्ट्रल लाइन, हर स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग वेव नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन को। अब इसका कहानी थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफरेंस देखो बेटे। जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो N1 एंड N2 में ये कहानी और डिटेल्स कर देता हूँ। थोड़ा और डिटेल्स करने के लिए मैं ऊपर उठाता हूँ बात को। अच्छा, देखो बेटे, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, मान लीजिए 5 ऑर्बिट दे दिया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर n = 5 है, ये n = 4, n = 3, n = 2 एंड n = 1। ये एक्साइटेड स्टेट को 1 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, वो वापस आ रहा है। जैसे ही वापस आएगा एवरी पॉसिबिलिटीज को बोलेंगे बेटा स्पेक्ट्रल लाइन। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा इसको क्या बोलेंगे? जो N5 था वो N5 था, जो N2 हो जाएगा 5। तो N1 क्या होगा? सपोज 1 नंबर को आ रहा है, जंपिंग ये हो रहा है, तो N1 हो जाएगा 1। ये था केमिस्ट्री। और बड़ी बात बेटा सुनो, जहां से जंपिंग होता है, ट्रांजिशन हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एनर्जी ऑब्जर्व होता है। तो जहां से जंप करता है उसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल, NI। जहां तक जंप करता है वो होता है NF। F मतलब फाइनल। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफरेंस देख लो। फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन से इनिशियल फाइनल में आएगा। इनिशियल वो होगा जो बड़ा वैल्यू होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, जो सेल नंबर बड़ा होगा, वो इनिशियल है, क्योंकि जंप ऊपर से करता है। यानी N2 करेस्पॉन्ड टू NI, N1 करेस्पॉन्ड टू NF है, यानी फाइनल। N1 को फाइनल बोलते हैं। एंड जब हमें सीरीज पढ़ेंगे N1 और NF है, ये कांस्टेंट होता है, बताऊंगा। चलिए, ये बात मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। N2 5 है, यानी हमारा जंपिंग अगर 5 से 1 को करता है तो ये 5 नंबर को हमें बोलते हैं N इनिशियल, ये 1 नंबर को बोलते हैं ये N फाइनल। आप ये बात भी समझ लिया, आगे जाएंगे। अगर यही वाला जो न्यूमेरिकल इक्वेशन मैंने बनाया, न्यू बार इक्वल टू, अगर फिजिक्स के फॉर्म में जब मैंने करूँगा कि न्यू बार को मैं 1/λ भी कह सकता हूँ, रेडबर्ग कांस्टेंट करूँगा, एंड अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z नहीं लिखूंगा, 1/n1, n1 का मतलब NF है का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। तो ये होता है कहानी, ये होता है न्यू बार, राइट। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीका से अभी हमने जो पढ़ा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। जो नंबर ऑफ जंपिंग 5 नंबर से 1 को आ सकता है, 4 को, 3 को, 2 को, आते आते फिर आएगा। जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पाथ होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आने के लिए, वो एवरी पॉसिबल पाथ इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव नंबर 1/λ। दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए वेव नंबर। ये वेव नंबर का इक्वेशन है, इसमें हमें न्यूमेरिकल करेंगे। अब हमें जो टॉपिक की जा रहे थे, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो हमें टॉपिक की जा रहे थे, तो इस टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर हमारा कहाँ पर है ना, ये हमारा टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हो, कहाँ है बेटा ना, ये आता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट मैंने कर दिया, एंड यही स्पेक्ट्रल लाइन को जो है बेटा, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन को
क्या करते हैं ना, यही स्पेक्ट्रल लाइन को डिफरेंट साइंटिस्ट ही डिफरेंट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन के अंदर में जितने रीजन होता है, अलग अलग रीजन पे 3 रीजन, अलग अलग रीजन पे डिफरेंट साइंटिस्ट ही यही स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी किया था। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव ए फॉलोइंग सीरीज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हमें सीरीज के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये सीरीज कितने प्रकार के हैं ना, सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सीरीज होगा ना, 1 नंबर पे होता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज थोड़ा देख लेते हैं। 1 नंबर पे होता है लाइमन सीरीज, 2 नंबर पे होता है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। 3 नंबर पे होता है लाइमन बाल्मर के बाद आता है पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज। 4 नंबर पे आता है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। 5 नंबर में आता है पी फॉन्ड सीरीज। पी साइलेंट होता है, बोलते हैं कि फॉन्ड सीरीज, पी साइलेंट है, लेकिन ये साइलेंट फाइलेंट छोड़िए, जब हमारी आदत है कि पी फॉन्ड बोलने का, हम पी फॉन्ड बोलेंगे। तो पी फॉन्ड सीरीज को हमें किस तरीका से लिखेंगे, अरे छोड़ो उसको। पी फॉन्ड सीरीज होगा PFUND, पी फॉन्ड सीरीज, पी फॉन्ड सीरीज होता है। एंड लास्ट एक और नाम मैं जोड़ देता हूँ, 5 के बजाय 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर पे आता है हमफेरी, हमफेरी सीरीज। तो इस तरीका से 6 प्रकार के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट रीजन पे स्टडी किया था। कौन सा रीजन पे स्टडी हुआ था ना, लीमन सीरीज को साइंटिस्ट लीमन ने स्टडी किया था अल्ट्रा वायोलेट रीजन पे, स्टडीड बाय लाइमन इन अल्ट्रा वायोलेट रीजन, यूवी रीजन। देख लो, मैंने मेन पॉइंट रखा, यूवी रीजन पे स्टडी किया था। तो जो यूवी रीजन पे स्टडी किया था, तो इसकी जो वेवलेंथ होगा ना बेटा, वेवलेंथ जो लाइन की, अभी मैं बताऊंगा वेवलेंथ की लाइन जब डायग्राम में बताऊंगा, वो बात छोड़ो, रहने दे। बाल्मर सीरीज जो होगा, इसको विजिबल स्टडीड इन विजिबल रीजन, स्टडीड इन विजिबल रीजन के अंदर में स्टडी किया गया था। याद रखना, लाइमन अल्ट्रा वायोलेट, बाकी लाइमन बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफॉन्ड एंड हमफेरी, ये सारे जो है इंफ्रारेड रीजन पे स्टडी हुआ था। इंफ्रारेड रीजन पे ये स्टडी किया गया है, इंफ्रारेड रीजन पे इनको स्टडी कर दिया गया है। ये 6 सीरीज होता है, यानी 6 सीरीज मतलब लाइमन सीरीज में ग्राउंड स्टेट होता है 1, बाल्मर का ग्राउंड स्टेट 2, सबके ग्राउंड स्टेट फिक्स्ड होता है। लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट 1, बाल्मर का ग्राउंड स्टेट 2, पाश्चन का ग्राउंड स्टेट 3, ब्रैकेट का ग्राउंड स्टेट 4, फॉन्ड यानी पीफॉन्ड का ग्राउंड स्टेट 5, हमफेरी का ग्राउंड स्टेट 6 होता है। यानी हमफेरी में 6 नंबर से 7 को 8 को 9 को 10 11 12 nth ऑर्बिट को जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, उनका ग्राउंड स्टेट 6 है। फिर आएगा वहीं तक, 6 तक आएगा और नीचे नहीं आएगा, बस यही कहानी है। तो ये जो डिफरेंट सीरीज हो गया, इस सीरीज को थोड़ा हम लोग और कैसे पढ़ेंगे, और एक डायग्राम के बेस के ऊपर पढ़ेंगे। डायग्राम बेस के ऊपर कैसे पढ़ेंगे ना, हम पहले डायग्राम बोर मॉडल के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे, देख लो बेटे। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया, दिस इज पहला आरबीटी, ये दूसरा आरबीटी, मैं सेंटर में न्यूक्लियस भी रख दिया, तीसरा आरबीटी, 4 5 6। अब 6 के बाद हमें इमेजिनरी लाइन सी जो होता है हमें बना देंगे, जो nth ऑर्बिट है। अब मेरा बात यही कहना चाहता हूँ
कि एक नंबर से 2 नंबर, मान लीजिए ये पहला लाइन, यानी जब ऑर्बिट नंबर 1 होगा वो लाइमन सीरीज है, यानी लाइमन उसको अल्ट्रा वायोलेट रीजन पे स्टडी तो करा था, मगर लाइमन सीरीज के अंदर में जो आपका N1 होगा वो फिक्स्ड होगा। व्हाट इज N1? N1 होता है NFA, फाइनल स्टेट ऑफ द आटम, दैट इज ग्राउंड स्टेट। N1 सबके ग्राउंड स्टेट फिक्स्ड होता है। लीमन का अगर फिजिक्स के हिसाब से NFA 1 हमेशा, या N1 मैंने 1 ही लूंगा, क्योंकि N1 एंड NFA ये सेम है, केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग अलग टर्म है। तो अगर मैं जब यहाँ से सपोज मैं लाइमन के बारे में पढ़ूंगा, तो लाइमन में पहले सेकंड से फास्ट को आएगा, ये पहला सीरीज है, मैं और डिटेल्स करूंगा। फिर थर्ड से सेकंड को आएगा, फास्ट को आएगा, वो पहला दूसरा लाइन है, फिर तीसरा लाइन है, फिर चौथा लाइन है, फिर पांचवा लाइन है, फिर इन्फिनिटी लाइन होगा, ये मैं बताऊंगा। बेटा इन्फिनिटी लाइन को हमें ऐसे बोलते हैं लिमिट ऑफ सीरीज, या सीरीज मतलब लिमिट लाइन्स ऑफ द सीरीज, ऐसे बोलते हैं। कोई क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। लिमिटी सीरीज या सीरीज लिमिट, मतलब सीरीज लिमिट का मतलब जो लाइन इन्फिनिटी से अपने ग्राउंड स्टेट को आता है, उस लाइन का नाम सीरीज लिमिट लाइन। सीरीज लिमिट लाइन इन्फिनिटी से जो आता है, याद रखना इसको, जेई क्वेश्चन है ये। अच्छा, पहला लाइन हमेशा ट्रांजिशन छोटा होता है। सेकंड अगर हमें फास्ट से इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड से फास्ट को आएगा तो पहला लाइन, थर्ड से फास्ट को आएगा तो सेकंड लाइन, लाइक दिस। ठीक है, अब इसी लाइन के द्वारा एनर्जी एंड क्या बोलते हैं उसका वेवलेंथ को मुझे दिखाना है, इसीलिए मुझे दूसरा लाइन के पास से जाना पड़ेगा। अगर मैं इनको क्या करूँगा, इसको इस तरफ ले लिया। अब मैं ऐसे काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, एनर्जी को मैं और दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। देख लो बच्चे, ये होता है ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम। देख लो, ये जो डायग्राम होता है ये होता है Na। अब देखो इसमें से ये होता है N = 1, यानी ग्राउंड स्टेट हो गया। दूसरा ऑर्बिट मैंने बना दिया, ये ऑर्बिट है, इसमें N = 2, ये सब क्या है, ग्राउंड स्टेट है। N = 3, ये क्या हो जाएगा ना, N = 3 आ गया। अब मैं क्या कहूँ, N = 4। सेम चीज़ें हैं जो बोर मॉडल होता है, 4 था ये। N = 5 है, मैं कम से कम N = 6 तक लूँगा टिल डिस्कवरी, एंड N = 6। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं अब करूँगा इन्फिनिट लाइन बना दिया। इन्फिनिट लाइन बना दिया तो यहाँ पर लिख दूंगा N = इन्फिनिटी। अब जब इतना लाइन हो गया तो ये जो फास्ट लाइन किसका लाइन है ना, फास्ट लाइन ही लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज होता है, तो लाइमन सीरीज में जो जो इलेक्ट्रॉन फास्ट नंबर ऑर्बिट में थे बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन फास्ट नंबर ऑर्बिट में थे वो जब जाएंगे, मतलब मैंने बोला था कि 1 लाख हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन फास्ट ऑर्बिट में है, जब सनलाइट पड़ेगा तो सारे फास्ट इलेक्ट्रॉन वाला तो सेकंड को नहीं जाएगा, तो कुछ जाएंगे सेकंड को, कुछ जाएंगे थर्ड को, कुछ जाएंगे फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, एट्थ को, इन्फिनिटी को, कई जाएंगे, लेकिन आएंगे फिर फास्ट को, राइट, फास्ट को आएंगे। अब सवाल यही होता है कि जो लाइमन जो सीरीज होगा वो पहला लाइन कौन सा होगा ना, सेकंड से जो फास्ट को आएगा, ये पहला लाइन है हमेशा राइट से, ये सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है। अच्छा, अगर बहुत सारे हैं तो इसको हमें बोल देंगे कि ये इन्फिनिट लाइन है, N-1 कर देंगे एक तरीका से, यानी इन्फिनिट लाइन है। बहुत सारे लाइन अगर है तो ये सारे लाइन जो लाइमन सीरीज था, कितना लाइमन सीरीज, 1 2 3 4 5 है, एंड ये अगर इन्फिनिटी को हिसाब करूंगा तो फिर N-1 ही हो जाएगा, ये N है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं ले रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 ये सारे लाइन जो होंगे, दी आर कॉल्ड लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज बच्चा ध्यान देना, लाइमन सीरीज ये यूवी रीजन के ऊपर,
यूवी रीजियन के ऊपर स्टडी किया गया था, यूवी रीजियन के ऊपर स्टडी किया गया था, राइट। ये लाइमन सीरीज है बच्चा। एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं आपके न्यूमेरिकल के लिए। लाइमन सीरीज का N1 फिक्स्ड है, N1 मतलब NF है फाइनल, ऊपर से आएगा ना यहीं तक, ये फाइनल है। तो जो लाइमन सीरीज में N1 1 है, अगर मैं टेक्निक सुनो, अगर मैं कहूँगा 10वां लाइन, मैं कहूँगा 10th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, N1 क्या है ना, N1 1 है। N1 सबका फिक्स्ड है, फिक्स्ड। मैं फिर दोबारा कहता हूँ N1 और NF सेम है एंड ये फिक्स्ड है। लाइमन सीरीज का N1 कितना है, लाइमन सीरीज का जो N1 होता है वो 1 होता है। हर सीरीज का N1 या ग्राउंड स्टेट फिक्स्ड होता है। तो N1 अगर 1 होगा, मैं कहूँगा सेकेंड लाइन का N2 कितना होगा, सेकेंड लाइन छोड़ो, फर्स्ट लाइन का N2 कितना होगा ना, एक ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट लाइन। बेटा लाइन को ग्राउंड स्टेट में ऐड कर दो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लाइमन सीरीज का फिफ्थ लाइन, तो फिफ्थ लाइमन का N1 था ना, N1 1 था, यानी वो जो N2 का वैल्यू होगा वो 6 होगा। रिपीट में और क्वेश्चन करूँगा, मैं कहूँगा लाइमन का 10th लाइन, तो 10 + 1, तो N2 वैल्यू आ जाएगा 11, यानी 10th लाइन का, हर लाइन का N1 N2 होता है। रिपीट करता हूँ, हर लाइन का N1 N2 होता है। तो जो N1 जो मैं कहूँगा 10th लाइन, लाइमन का 10th लाइन, 10th लाइन के लिए लाइमन का N1 तो 1 है, N2 होता है 1 + 10 = 11। ठीक है, मैं बाल्मर जाता हूँ फिर बताता हूँ। अब बाल्मर सीरीज N2 से शुरू होता है। जो N2 से शुरू होता है, इन सब के एनर्जी भी फिक्स होता है। आप लोगों को एनर्जी बता देता हूँ। इसमें जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेकेंड में आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फिफ्थ में आता है -0.54 या 55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने ये 5 ऑर्बिट के एनर्जी को याद रखोगे और आप डिफरेंस से आपको जल्दी आना चाहिए, या तो याद रखोगे वरना न्यूमेरिकल नहीं होगा। देख लो एवरेज बच्चा, पहले इसको याद करो कैसे ना, 13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर -3.4 डिवाइडेड बाई 9 3 स्क्वायर 1.51 4 स्क्वायर 0.85 5 स्क्वायर 0.54 आएगा। ओके, तो ये वैल्यू आपने याद रखा। मैं अभी क्या करता हूँ ना, बाल्मर सीरीज बताता हूँ। बाल्मर सीरीज क्या था ना, विजिबल रीजन से जो पहला लाइन गया था ऊपर, वो अभी वापस आया। ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इन्फिनिटी को छोड़ दो तो यहाँ पर ये चारों लाइन बना, इसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। इन्फिनिटी और भी बना देंगे इन्फिनिटी, कोई बात नहीं। इसके अंदर में एक दो लाइन अगर ऐसे बना के रख देंगे ताकि आगे के लिए काम आ जाएगा। लाइन बना रहे, लास्ट वाला येलो कलर वाला इन्फिनिटी लाइन है। अब ये होता है बाल्मर सीरीज। बेटा बाल्मर सीरीज में N1 होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब जितने लाइन्स होते हैं सबका N1 फिक्स्ड है बाल्मर का। N1 मतलब NF। तो मैं अभी क्वेश्चन करता हूँ बाल्मर सीरीज का 5वां लाइन, फिफ्थ लाइन का, या इधर से मैं कहूँगा ए वाला लाइन, ये चौथा लाइन होगा। एक लाइन मैं चाहूँ तो इधर से ला सकता हूँ, मान लो ये फिफ्थ लाइन हो गया। बाल्मर सीरीज का जो फिफ्थ लाइन है, ये वाला फिफ्थ लाइन मोटा वाला, ये फिफ्थ लाइन का N1 N2 कितना है ना, N1 तो 2 है, N1 सबका सेम है, N1 2 है। N2 जो होगा फिफ्थ लाइन के लिए, N2 सबका अलग अलग होगा ना, फिर 50 4 60 सबका अलग अलग N2 होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिफ्थ लाइन के लिए 5 + 2 = 7 हो जाएगा N2। बाल्मर सीरीज का 10वां लाइन, तो N1 हो जाएगा 2, N2 हो जाएगा 12, ये 2 प्लस जो 10वां लाइन का ऐड हो जाएगा। समझ आ गया होगा बाल्मर सीरीज। सिमिलरली हम इधर से कहते हैं कि ये पास्चेन सीरीज, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, ऐसे करके लाइन कितने भी आ जाए इसको बोलते हैं पास्चेन सीरीज। फिर हमें करेंगे ये वाला
ये वाला ऐसे, इसको बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। फिर इसको बोलेंगे पी फंड सीरीज। और एक लास्ट में होता है, मान लो ये वाला, इसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज। पूरा नाम लिखता है इसका, इसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज। पहले लिखा था मैंने हम फेरी सीरीज। तो टोटल 6 सीरीज होता है। इसके लिए थोड़ा मैं लाइन करके लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, इस बारी को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ कि फर्स्ट नंबर में लिखूंगा लाइमन सीरीज। आप देखो बेटे, लाइमन सीरीज के अंदर में N1 इजकल टू 1 फिक्स्ड होता है, N2 इजकल टू 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, n-n तक चलता है। तो ये जो N2 है ना, जो 2 है, ये फर्स्ट लाइन का है, ये फर्स्ट लाइन का है। N3 जो होगा वो सेकेंड लाइन का है, सेकेंड लाइन एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीका से जब हमें 2 नंबर में कहेंगे बाल्मर सीरीज, शॉर्टकट में करता हूँ जल्दी, बाल्मर सीरीज, इसमें N1 इजकल टू 2 सबके लिए, तो N2 इजकल टू 3, 4, 5 करके शुरू हो जाएगा आगे के लिए, 3, 4, 5 के लिए। इसके अंदर में क्या होता है ना, जो N2 हो जाएगा, ये जो 3 होगा ये फर्स्ट लाइन के लिए होता है, ये फर्स्ट लाइन, एंड जो 4 हो जाएगा वो सेकेंड लाइन का वैल्यू क्यों नहीं होगा ना, सेकेंड लाइन के लिए क्या होगा, N1 तो 2 होगा, N2 क्या हो जाएगा, सेकेंड मतलब 2, एंड 2 प्लस N1, यानी जो लाइन पूछा प्लस N1 इक्वल टू N2। व्हाट इज N2, मैं फार्मूला बनाता हूँ तुम्हारे लिए। क्या होता है ना, N2 जो होता है N1 प्लस लाइन्स, यानी एक्साइटेड स्टेट, यानी जहां से आ रहा है, यानी मैं कहूँगा कि 10वां लाइन या लाइन नंबर कहता हूँ मैंने इसको, ये तो वैसे नहीं, मैंने खुद ही बोलता हूँ इसको, या जैसे लाइन नंबर जो लाइन पूछा, लाइन नंबर, ये हो जाएगा N2, राइट। यही कह देने से आगे करना जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा। बाल्मर सीरीज के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइमन बाल्मर सीरीज है। अब लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज जो है, थोड़ा सा मैंने यही बताऊंगा जरूर कि ये जो लाइमन सीरीज का जो यूवी रीजन पे हुआ था ना, यूवी रीजन पे बेटा, यूवी रीजन पे हुआ था इनका लाइमन सीरीज के। अच्छा, इसके जो वेवलेंथ होता है, कहाँ से होता है ना, 90 से लेके 120 नैनोमीटर तक चलता है, इतना होता है 120 नैनोमीटर तक। विजिबल में 360 है, से लेके 670 नैनोमीटर तक चलता है। इनका वेवलेंथ है, लैम्डा का वेवलेंथ, जो स्पेक्ट्रल लाइन होगा, जो फोटोन होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइन होगा, उसकी वेवलेंथ इस रेंज में फॉलो करता है। आगे बताऊंगा कैसे कैसे बनाया जाएगा। आगे जैसे सिमिलरली आपको समझ आ गया होगा, बाल्मर के बाद आता है पाश्चन सीरीज 3 नंबर पे। पाश्चन सीरीज में क्या होता है बेटे ना, पाश्चन सीरीज के अंदर में आपका N1 जो होता है आता है 3, तो N2 क्या हो जाता है 4, 5 करके शुरू होगा, आगे से पड़ेगा। तो ये पहला लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, कौन सा लाइन, फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, एंड सो ऑन। इसी तरीका से अगर चलता जाएगा, इस तरीका से चलता जाएगा तो 3 नंबर गया। थोड़ा मैं सारे कर देता हूँ। ब्रैकेट सीरीज आ जाएगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 आ जाएगा 4, एंड N2 आ जाएगा 5, 6, 7 करके 8 करके जाएगा। फिर 5 नंबर में पी फंड सीरीज आ जाएगा। पी फंड सीरीज, इसके लिए N1 आ जाएगा 5, N2 आ जाएगा 6, 7, 8 ऐसे आ जाएंगे। जरा सोचो इधर से, N1 अगर 4 है तो सारे लाइन इसके लिए है, तो N2 5 है पहला लाइन, 6 दूसरा लाइन। पी फंड सीरीज में N1 5 है सबके लिए, N2 आएगा 6 पहला लाइन के लिए, दूसरा लाइन के लिए 7 है, दूसरा लाइन के लिए 8 है, लाइक दिस। मैंने कहा उसका बारे में बोल चुका हूँ। एक नया है जिसका नाम होता है 6 नंबर सीरीज, जिसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज। हम फेरी, मैंने इसलिए उसका पूरा नाम लिखता हूँ। हम फेरी सीरीज का बारे में N1 इक्वल टू 6, N2 इक्वल टू
7 8 9 10 करके जाएगा। सारे लाइन का n1 फिक्स्ड है, n2 क्या है 7 है। 7 किसका लाइन, पहला लाइन के लिए, दूसरा लाइन 8 है, तीसरा लाइन 9। इस तरीका से जो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा, इस तरीका से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग ने देखा, तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके वेवलेंथ। अगर मैं ये लाइमन एंड बाल्मर सीरीज के वेवलेंथ को तुम लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, अगर बाल्मर को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं यहाँ बाल्मर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मान लीजिए ये होता है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 लगभग मैंने दे दिया। मैं बाल्मर सीरीज मतलब यहाँ पर n = 1 n = 2 यही बाल्मर है, n = 3 n = 4 एंड n = 5। बेटा बाल्मर तो यही है, बाल्मर यही है। अब बाल्मर सीरीज जो ये है, तो अब क्या कहेंगे ना, बाल्मर सीरीज में पहला लाइन कहाँ से आएगा, 3 से 2 के पास आएगा, दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। ध्यान दो, तो ये जो पहला लाइन आया इसकी एनर्जी कम है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन को हमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, 1/λ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है 1/n1² माइनस 1/n2²। यही था हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब जो ट्रांजिशन छोटा है उसकी एनर्जी कम है। मैं अभी यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि जो एनर्जी कम होगा n1 n2, ये वाला पहला लाइन है, हमेशा फर्स्ट लाइन का एनर्जी कम है। एनर्जी कम मतलब आपको पता है कि एनर्जी ये डेल्टा ई फार्मूला के अंदर में था, डेल्टा ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी अगर एनर्जी कम है तो लैम्डा ज़्यादा है। बड़ी बात इसको न्यूमेरिकल में यूज करना है। एनर्जी कम है तो लैम्डा वेवलेंथ ज़्यादा होगा। एंड एनर्जी के साथ रिश्ता जो है, एनर्जी के साथ रिश्ता जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली, वेवलेंथ इन्वर्सली। इसको बढ़िया से याद रखना, काम आएगा आगे। अब मैं इधर से कहता हूँ ये जो लाइन नहीं है, इनके सबसे बड़ा वेवलेंथ है। अगर इन तीनों लाइन में बड़ा बटा छोटा वेवलेंथ का रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमें रेशियो निकाल सकते हैं, इसको हमें रेशियो निकाल सकते हैं बेटे। तो अब वो रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन है, इसमें रखा हुआ है क्वेश्चन, मैं करूँगा। अब ये होता है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ये वाला, एनर्जी कम, ये उसके बाद वेवलेंथ, ये सबसे छोटा वेवलेंथ ये है। ज़्यादा एनर्जी छोटा वेवलेंथ है, ये बात मैंने कहा, इसको आपने अच्छे से याद रखना। अब बारी आता है कि जब जंपिंग करता है इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है किधर से ना, हायर ऑर्बिट से जब ग्राउंड स्टेट को आता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पाथ हो के आता है, उस पाथ को स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। अब हमारी मेन क्वेश्चन ये होंगे कि कितने कितने लाइन से प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ लाइन से प्रोड्यूस होंगे कैसे, हाउ मेनी लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले मैंने एक रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्रैकेट सीरीज का 10th लाइन का n1 n2 कितना है। अगर इतना कह दोगे तो आपका न्यूमेरिकल साफ हो जाएगा। n1 n2 ब्रैकेट सीरीज, तो लाइमन बाल्मर पास्चेन ब्रैकेट, तो उसका n1 तो 4 है, फिक्स्ड है। 10th लाइन के लिए n2 कितना हो जाएगा ना, 10 प्लस ये 4 14 हो जाएगा n2 का वैल्यू। इस तरीका से आपको n1 n2 हर लाइंस के लिए पता करना पड़ेगा, सीरीज कोई सा भी हो। इसके आगे जो टॉपिक हमें अभी देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कैसे स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगा, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन। अगर मैं यहीं से क्वेश्चन के बना दूं कि सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन 7 नंबर ऑर्बिट से 1 नंबर ऑर्बिट को आ रहा है, पहले ये बताओ कितने स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगा, फिर बताओ बाल्मर सीरीज, कितने बाल्मर सीरीज बनेंगे, फिर बताओ कितना ब्रैकेट सीरीज बनेगा, फिर बताओ कितना पी फंड सीरीज बनेगा। ध्यान दो मेरा क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जब 7 नंबर ऑर्बिट से 1 नंबर ऑर्बिट को आएगा तो टोटल लाइन कितने होंगे, लाइमन सीरीज कितने होंगे, लाइमन सीरीज में कितने लाइन्स होंगे,
बाल्मर सीरीज में कितने लाइन्स होंगे, हाउ मेनी लाइन्स प्रोड्यूस्ड इन द बाल्मर सीरीज, या ब्रैकेट सीरीज, या पीफन सीरीज, या टोटल सीरीज। ये क्वेश्चन का समरी क्वेश्चन करेंगे। चलता हूं मैं क्वेश्चन करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द सेवेंथ, मैंने क्वेश्चन को लिख के भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन है, इफ ही इलेक्ट्रॉन कम्स मतलब जम्प्ड, कम्स फ्रॉम सेवेंथ ऑर्बिटी टू ग्राउंड स्टेट, सेवेंथ ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट अगर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये तो आसान है, केमिस्ट्री में है, स्पेक्ट्रल लाइन। एंड अब ये थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइन होंगे, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब हमें इस तरीका को कैसे करेंगे ना, सबसे पहले 7 नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 नंबर को, ठीक है। मैंने एक टेक्निक बता दूं, टेक्निकली करोगे, आप अगर डायग्राम करोगे, डायग्राम में आप समझ पाओगे, पहले डायग्राम से समझो बेटे कैसे होता है स्पेक्ट्रल लाइन ना। डायग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि ये होता है 1 नंबर ऑर्बिट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 एंड 7। ये n इजिकल टू 7 है, ये n इजिकल टू 1। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, तो ये लाइमन सीरीज है ना, तो लाइमन सीरीज कितने बन रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो लाइमन सीरीज कितने बन गए, 6 बन गए। तो लाइमन सीरीज 6 बन गया, तो बाल्मर सीरीज कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बाल्मर सीरीज बन जाएंगे 5। तो ये बाल्मर सीरीज, ये लाइमन सीरीज, सारे सीरीज का लाइन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ऑल द लाइन से सीरीज, जितनी सीरीज है, हर सीरीज में जितने लाइन्स है सबको जोड़ेंगे तो टोटल लाइन्स आ जाएगा। अब मैं उसको टेक्निकली बताता हूँ। देखो बेटे, टेक्निकली कैसे बनाएंगे, कहाँ से जा रहा है, सेवेंथ सेल, कहाँ से ना, सेवेंथ सेल से जा रहा है फर्स्ट सेल को, सेल मतलब ऑर्बिट, इसमें जा रहा है। आप क्या करो, माइनस कर दो, 7 - 1 कितना आया ना, 6 आया ना। अब क्या करोगे, 6 से लेकर नीचे तक सारे नंबर जोड़ दो, यानी हमें कहेंगे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये जो 6 है, ये कौन सा लाइन है, लाइमन सीरीज का 6 है। बाल्मर सीरीज 5 है, 4 जो है लीमन बाल्मर पास्चन सीरीज 4 है। ब्रैकेट सीरीज 3 है। पीफंड सीरीज कितने हो जाएंगे, पीफंड सीरीज बेटा हो जाएगा आपका, पीफंड सीरीज हो जाएगा 2। एंड ये कौन सा सीरीज है, हम्फेरी सीरीज हो जाएगा 1। जरा देख रहे हो, लाइमन सीरीज कितना है, 6, बाल्मर सीरीज 5, पास्चन सीरीज 4, ब्रैकेट सीरीज 3, पीफंड सीरीज 2, हम्फेरी सीरीज 1 हो रहा है। इसका मतलब इन सबको अगर हमें जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, देखो इसमें आ जाए 15, 6, 21। तो टोटल नंबर में टोटल आएगा 21, यानी टोटल लाइन्स ही 21 होंगे। एंड क्या बोलते हैं, अगर मैं बोला बाल्मर सीरीज का, वो हो जाएगा 5। बाल्मर सीरीज में 5 लाइन्स होंगे। मैंने सेम तरीका से एक और क्वेश्चन करूँगा। सपोज एन जो होता है, मैं कहूँगा आपको N2 ऊपर में है, N2 इक्वल टू Ni इक्वल टू 11 सेल से N1 ये N1 इक्वल टू Nf इक्वल टू फर्स्ट, मैंने ये आपको बोला, यानी 11 नंबर ऑर्बिट से फर्स्ट नंबर ऑर्बिट के पास इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो मैं ये बोलूँगा, तो
कितने कितने लाइन से, कौन से लाइन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मतलब लाइमान कितना, कौन कितना कितना ना। सबसे पहले 11 माइनस 1 इजकल टू 10, तो हम पढ़ेंगे अभी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जरा सोचो, ये 10 क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज, ये क्या हो जाएगा, बाल्मर सीरीज, ये क्या हो जाएगा, पास्चन सीरीज। 8 है, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट सीरीज, कितना है 7 है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पास्चन ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। ये क्या है, हम्फेरी सीरीज। मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, मान लो हम्फेरी सीरीज, तुम कहोगे सर ये 4 3 2 क्या है ना, वो भी लाइन में हिस्सा होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि 11 नंबर सेल से 11 नंबर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट को आता है तो कितना टोटल नंबर ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होंगे, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगा ना, इन सबको जोड़ के शायद 55 आएगा। आप इसमें से कितना आएगा, ये 15 से 21 21 ये 15 21 10 31 31 5 36 36 10 46 46 यानी 55। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा इसके अंदर में 55 आया। तो इसका मतलब ये 4 3 2 1 है, ये कुछ ना कुछ लाइन है, ये कुछ ना कुछ सीरीज है। जहां तक वो सीरीज अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है, अभी तक हम्फेरी सीरीज तक तो मैं बता दिया तुमको, यहां तक बुक में तो आया नहीं हम्फेरी सीरीज। तो 4 3 2 1 भी कोई ना कोई सीरीज है, वो आगे फिर आने वाला है, लेकिन टोटल सीरीज में टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 55 होगा ही होगा, 55। ठीक है, इसके अंदर में टोटल जो होंगे, टोटल लाइन कितने होंगे, 55 होगा पक्का। तो आप कोई फॉर्मूला यूज मत करो, फर्स्ट को लास्ट से माइनस कर दो, माइनस करने के बाद नीचे तक ले लो। तुम कहोगे सर फर्स्ट को छोड़िए, अगर 10 नंबर से 4 नंबर को इलेक्ट्रॉन जंप करा तो कितना लाइन प्रोड्यूस होगा ना, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आया ना, 6 तो 6 5 4 3 2 1, दिस इज इक्वल टू 21। तो आप बस बड़े से छोटे को माइनस करो, फिर शुरू से लेके जोड़ दो। 10 नंबर से मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन 10 नंबर ऑर्बिट से 4 नंबर को आया तो 10 माइनस 4 कितना, 6, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल 21। अगर हम कहेंगे 10 नंबर से 4 नंबर को आया, बाल्मर सीरीज कितना है, हाउ मेनी बाल्मर सीरीज लाइन्स आर प्रेजेंट ना, 5। कैसे 5 हुआ ना, 10 माइनस 4 इक्वल 6, 6 कितना, लाइमन सीरीज, लाइमन के बाद बाल्मर आता है, 6 के बाद 5 आता है, यानी पीछे पीछे 5 आ गया, तो 5 लाइन सीरीज। अगर मैं तुमको कहूंगा हाउ मेनी ब्रैकेट सीरीज लाइन्स आर प्रेजेंट इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द 15th सेल टू 10th सेल, 15 नंबर से 10 नंबर को जंप करा ना, 15 नंबर से 10 से गया 5 बचा, 5 बचा, तो ब्रैकेट सीरीज में कितने लाइन होंगे, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट। तो 5 10 माइनस 15 माइनस 10 5 आ गया, 5 से 5 4 3 2 1, यानी 2 लाइन होंगे आपके ब्रैकेट सीरीज के अंदर में, 2 लाइन्स होंगी, सिर्फ 2 लाइन होंगी। टोटल लाइन कितने होंगे ना, 10 माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 है, 5 4 3 2 1 सबको मिला के 15 लाइन्स होंगे, सबको मिला के 15 लाइन्स होंगे। समझ आ गया कहानी। तो इस तरीका से नंबर ऑफ लाइन्स ही किस तरीका से होता है वो तुम लोग कर पाओगे कि कौन से लाइन में कितने होंगे। इस सब जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका फंडा मैंने थ्योरी के हिसाब से बता दिया। कौन से लाइन में, एक क्वेश्चन लास्ट कर देता हूँ। सपोज 20 नंबर ऑर्बिट से 10 नंबर ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, बोलो हम्फेरी सीरीज कितना लाइन्स होंगे। लोग हम्फेरी सुन के थोड़ा घबरा जाएंगे। तो हम्फेरी सीरीज मतलब लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पीफंड एंड हम्फेरी 6 नंबर में आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है हम्फेरी सीरीज। तो अगर 20 नंबर से 10 नंबर को आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 बचा, तो 10 10 9 8 7 6 5, हम्फेरी सीरीज 5 लाइन होंगी, कहानी क्लोज्ड। तो इस तरीका से हमारे क्या आ गया ना, हमें लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लिया है। जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बोला था कि एक चीज़ और बोलूँगा लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में। मान लीजिए ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट।
मैंने शायद बोल चुका हूँ, ये हो गया लाइन, ये दूसरा लाइन है। ये दोनों लाइन में एनर्जी कम इसकी है, छोटी वाली डिफरेंस की। अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यही बात मैंने पहले कह दिया, यानी ये क्लोज हो गया। अब हमें चलते हैं क्या क्या पढ़ के आए हैं एक बार हमारे कंटेंट को देखने के लिए। कॉन्सेप्ट बता दिया, सीरीज ही 5-6 प्रकार का बता दिया, ये रिश्ता भी बता दिया, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सीरीज मैंने क्लैरिटी कर दिया। अब हमें चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कैसा है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कैसा है, ये पहला क्वेश्चन आया है बच्चा, देख लो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन से नंबर में बोला फ्रीक्वेंसी इज द, यानी न्यू वन को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द या न्यू वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट। मैंने बोला था बेटा सीरीज लिमिट क्या है ना, जब nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को आता है या रेस्पेक्टिव स्टेट को आता है, रेस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट को आता है, उस लाइन को बोलते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी न्यू वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज। न्यू टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। न्यू थ्री इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ वाल्मर सीरीज। देन व्हिच रिलेशन इज करेक्ट। मैंने ऑप्शन रखा नहीं, हमने डिराइव करके आंसर ले आएंगे। जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत तो फिजिक्स का के दूसरा थ्योरी होता है जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का थ्योरी। मतलब आप न्यूमेरिकल किस ढंग से आया हुआ है वो थ्योरी नॉलेज आपको होना चाहिए। न्यू वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज। न्यू टू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन। ये सीरीज लिमिट है फर्स्ट लाइन एंड वो सीरीज लिमिट दूसरा का। अब मुझे क्वेश्चन याद हो गया, अब हमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। जब क्वेश्चन को करेंगे, देखो बेटा क्या होता है, मैंने पहले लगाया पहला आरबीटी, दूसरा आरबीटी, तीसरा आरबीटी, चौथा आरबीटी, पांचवा आरबीटी की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। अब मैंने इधर से लगा दिया कि इन्फिनिटी आरबीटी। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसके नाम दे दिया 4, इसके नाम दे दिया 5, इसके नाम दे दिया इन्फिनिटी। आपको पता है इन्फिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी 0 होता है। चलिए छोड़िए, अब उसने बोला न्यू वन इज द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज। तो यही लाइमन सीरीज है, तो सीरीज लिमिट मतलब वो आता है इन्फिनिटी से, ये होता है न्यू वन। क्या नाम दे दिया इसका, न्यू वन। जो लाइन इन्फिनिटी से आता है उसका नाम है सीरीज लिमिट। ये फ्रीक्वेंसी दिया गया न्यू वन। क्वेश्चन देख सकते हो दोबारा। न्यू टू क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन क्या होगा, यही होगा भाई, यही फर्स्ट लाइन होगा, ये न्यू टू हो जाएगा। समझ में आ गया, फर्स्ट लाइन तो जस्ट ऊपर जाएगा, वही आएगा ना, फर्स्ट लाइन है। फिर बोला न्यू थ्री इज द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर है, N2 सीरीज लिमिट मतलब यहाँ से आएगा, यहाँ से यहीं तक आएगा, ये न्यू थ्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोला ऐसा कौन सा रिलेशन सही है, मतलब जो आंसर ऑप्शन वगैरह है वो तो मुझे याद है, लेकिन आप उसको उस हिसाब से नहीं, हमें कई ऑप्शन बना सकते हैं उसको। इधर देखो, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस प्लस दिस नहीं हो रहा है, पहले इधर आएगा फिर इधर आएगा, यानी ये एक स्टेप में जंप किया, ये पहले इधर जंप किया फिर इधर जंप किया, बात बराबर है ना। तो क्वेश्चन ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन से क्या कहना चाहता है इसके अंदर में, ये देखो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो न्यू वन है ना बेटा, न्यू वन जो है इक्वल टू न्यू टू प्लस न्यू थ्री, यानी फ्रीक्वेंसी का ये रिश्ता है, यही रिश्ता है। तो ऑप्शन में जो आंसर था न्यू वन माइनस न्यू टू इक्वल टू न्यू थ्री, ये आंसर था। तो ये तो बड़े आसान है, लेकिन हम इस आंसर को और चेंज कर सकते हैं। अगर इसको लाएंगे, अगर मैं कहूँगा 1/λ1 इक्वल टू 1/ न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी c अपन लैम्डा, यानी लैम्डा के c तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, 1/λ अपन 1/λ2 प्लस 1/λ3, एंड इन दोनों का एलसीएम लेके 1/λ1 इक्वल टू न्यू इक्वल सी बाई लैम्डा, तो ये आ जाएगा λ2 इंटू λ3, ये आ जाएगा λ2 प्लस λ3।
तो अगर मैं इसको मैंने लैम्डा 1 कर दूंगा, ये रेसिप्रोकल कर दूंगा, इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। अगर ऐसे ऑप्शन होता तो थोड़ा बच्चों को और डिफिकल्ट होता। ऑप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ था। मैं तुमको क्या थ्योरी बता रहा हूँ ना, दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन प्लस दिस लाइन। नहीं, अगर एक बार में जंप करेगा ये 2 बार में कर रहा है, बराबर तो है। हेसेस लॉ अप्लाई हो रहा है आपका केमिस्ट्री का, क्यों? तो यानी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो। बोला कि ν1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ, सीरीज लिमिट को समझा दिया मैंने, ऑफ लाइमन सीरीज, एंड ν2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज, ν3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। तो उसने बोल दिया कि रिश्ता कौन सा सही होगा, तो रिश्ता ν1 इक्वल टू ν2 प्लस ν3 सही होगा, या ये रिश्ता जो है, ये वाला जो रिश्ता होगा लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 बटा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 होगा, या कैसे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू निकाल दें वो भी होगा। तो कैसे भी होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने जाएंगे और 3 क्वेश्चन है, ढंग के क्वेश्चन है, जेईई मेंस के क्वेश्चन है, एंड इम्पोर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक है, तो हमें अभी इसको पढ़ेंगे। बेटा जल्दी करते हैं। द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। इफ लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये वैल्यू है, यही वैल्यू है, तो देन the value of x to the nearest integer is, I have already told you, न्यूमेरिकल के अलग लैंग्वेज होता है, अलग मीनिंग होता है। द फर्स्ट 3 लाइन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ करता हूँ, ऊपर नीचे लिखने के बजाय मैंने एक पेज ले लेता हूँ, पेज ले लिया। अब चेक करूँगा तो फर्स्ट 3 लाइन्स क्या है, दोबारा एक बार देखता हूँ। द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। चलो पहले मैंने क्या करूँगा, बाल्मर सीरीज लगाता हूँ। देखो पहला नंबर पे ये क्या है ना, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज बाल्मर सीरीज n इज इक्वल टू 2, इसका नाम बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज है। इनके फर्स्ट 3 लाइन्स ही, पहला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, समझ में आ गया। इसका नाम लैम्डा 1, इसका नाम लैम्डा 2, इसका नाम लैम्डा 3। व्हाट इज दिस लैम्डा 1 ना, ये जो फोटोन का वेवलेंथ है, जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फोटोन है, ठीक है, न्यूमेरिकल में लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है। अब बोला क्या, एक बार दोबारा क्वेश्चन देखेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। अच्छा, फिर बोल दिया कि लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3 इज द x इंटू 10⁻⁻1, तो x का वैल्यू कितना है, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है लैम्डा 1 बटा लैम्डा 3 इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻1, तो यानी ये x का वैल्यू कितना होगा इनके रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में x का वैल्यू कितना होगा। पहला 3 लाइन रेस्पेक्ट, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दिया हुआ, लैम्डा 2 से कोई मतलब नहीं है, लैम्डा 1 लैम्डा 3 हमको फाइंड करना होगा, फिर रेशियो से इक्वेटिंग करना होगा। कुछ समझ में आ गया बाल्मर सीरीज का। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके, अगर मैं क्या करूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे करके अगर मैं जाऊंगा तो बेटे क्या होगा क्वेश्चन देखो, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 3, पहले तो x इंटू 10⁻⁻1 है, तो व्हाट इज लैम्डा 1, ये लैम्डा 1 निकलेगा कैसे बताओ बेटे, ना लैम्डा 1 निकालने का फॉर्मूला आ गया बेटा, ये लैम्डा 1 देख लो बच्चे, 1 बटा लैम्डा 1 इक्वल टू रेडवर्क कांस्टेंट RH इंटू 1 अपन n1, बाल्मर सीरीज का n1 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 अपन n2, पहला लाइन के लिए n2 3 होगा, नहीं ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो 3 मतलब 9 हो गया। जेड तो है नहीं इसमें से, ये हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये कितना वैल्यू हो जाएगा ना, 9 4 जा 36 ही, 9 माइनस गया 5 है, कुछ समझ में आ गया आपको, 5p RH बटा 36। अगर मैं लैम्डा 1 को निकाल दूंगा बेटा तो ये ऊपर आ जाएगा 36 बटा 5RH, ये मैंने एक इक्वेशन बना के रख लिया, ध्यान दो, मैंने लैम्डा 1 का वैल्यू निकाल दिया,
समझे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैम्डा 3 कैसे निकलेगा ना बेटा, जो लैम्डा थ्री तो निकालने के लिए 1/λ इजकल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/4 माइनस 3, मतलब ये 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1/25, 25 ही हो गया, तो 25 4 जा 100 हो गया, यानी 1/λ3 इक्वल टू 25 माइनस 4, यानी 21 RH बटा 100। अगर मैं इसको λ3 निकाल दूं, λ3 निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 100/21 RH हो जाएगा, 100/21 RH हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन जो बन गया हमारी, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही तो पूछा डिवाइड के लिए। तो दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है, देखो, हाँ यहाँ पर दिया हुआ था ना, देखो देख लो, λ1 λ3 दिया हुआ था, मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, एक इक्वेशन इधर से 2 आ गया, तो इक्वेशन जो 2 आ गया, मैं क्या करूंगा इसमें से देख लो, λ1 बाय इट इज इम्प्लाई दैट λ1/λ3 इक्वल टू 36/5 RH इंटू करके, डिवाइड को इंटू कर दूंगा तो 21 RH/100 आ जाएगा। तो इसमें RH को काट देंगे, दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 21/500, दिस इज इक्वल टू 15.12। मुझे आंसर याद था तो मैं लिख दिया 15.12, तो लैम्डा नहीं 15.12 तो है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू, इसी में से एक सेकंड, ये कुछ वैल्यू होगा 15.12, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा ना, ये आ जाएगा, ये कि वैल्यू आ गया मान लो कुछ भी, लेकिन पहले से वैल्यू दिया हुआ था हमारा, वैल्यू λ1/λ3 वैल्यू इतना दिया हुआ था, x पूछा ना। अब हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, x इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 36 इंटू 21/500, तो अभी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इजकल टू कितना आ जाएगा, ये जब इधर आएगा 50 हो जाएगा, 36 इंटू 21/50 -1 इधर आके एक जीरो कम हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 15.12, ये आंसर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी 15, यानी नियर इक्वल टू 15 लाइन्स प्रोड्यूस होंगे। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आता है ये, जेई मेंस के अंदर में, जेई मेंस के अंदर में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में ये आता है। समझ में आ गया क्वेश्चंस की कहानी यहीं पर था कि बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन का वेवलेंथ दिया हुआ है, हमने इन फर्स्ट थर्ड का रेशियो भी दिया हुआ है, तो एक्स पूछा, तो फर्स्ट थर्ड को निकाल के लैम्डा उसको डिवाइड कर दिया, वैल्यू आया, इक्वेटिंग कर दिया, एक्स आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रीवियस में क्वेश्चन और क्या है। अब देखो बड़े फैंटास्टिक, 12th बोर्ड के लिए भी आएगा ये क्वेश्चन सी। ये दो क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में आपको डिफरेंस एनर्जी याद रखना होगा बेटा। यही दो क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो मैं इसी पेज में करना चाहूँगा, इस पेज में करना चाहूँगा, या मैं एक काम करता हूँ, पेज लूँगा, पेज लेने से ABCD लाइन है, पेज ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है, एक स्पेक्ट्रा, एक हाइड्रोजन का 4 लाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4, सबके ये 1 2 3 4 ऑर्बिट दिया हुआ है। कैलकुलेटेड ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ इतना, मतलब इनमें से कौन सा लाइन है जिसकी वेवलेंथ इतना है, इनमें से कौन सा लाइन है जिसकी वेवलेंथ इतना है। इससे पहले आपको तरीका से क्या क्या पता होना चाहिए वो हमें देखते हैं, तरीका से क्या क्या पता होना चाहिए देखेंगे। किसकी, मतलब जो क्वेश्चन था इसके अंदर में N4 है, ABCD दिया गया है, तो इसको हमें देखेंगे कि किस तरीका से दिया हुआ है। देख लो बच्चे कैसे दिया होगा ना, ABCD जो दिया गया है क्वेश्चन के आंसर जब हमें करेंगे, आंसर करेंगे तो 1 2 3 4, तो ऑर्बिट कैसा है ना, जब हमें देखेंगे इसके अंदर में कि पहला शायद ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अगर मैं नाम देता हूँ ABCD, 4 लाइन है, तो इनमें से कौन सा लाइन का वेवलेंथ है, इनमें से कौन सा लाइन का वेवलेंथ जो है 102.7 नैनोमीटर होगा। यानी जो लैम्डा होगा 102.7
नैनोमीटर होगा, ये फिक्स्ड है, इनमें से किसका इतना होगा ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है ना, डिफरेंस इन एनर्जी पता करना। देखो बेटे, मैं अगर तुमको एक पेज ले लेता हूँ, नहीं यही करता हूँ फिर, तो इसमें क्या होगा ना, इसकी एनर्जी कितना है -13.6, इसकी एनर्जी कितना है -3.4, इसकी एनर्जी कितना है -1.51, इसका -0.85 है। ठीक है, अगर इतनी इतनी एनर्जी है तो अगर हमें इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे, कितना देखेंगे, देखो इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस है तो आएगा फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, चेंज में कितना एनर्जी देने से इतना तक हो जाएगा, यानी आई थिंक कि 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना डिफरेंस एनर्जी हो गया फर्स्ट थर्ड के बीच में। मैंने क्यों लिया ना, मुझे पता था कि शायद ये आंसर होगा, तो इसलिए मैंने इसको चेक कर रहा हूँ। डेल्टा ई मैंने तो तुमको सबको चेक करके करना पड़ेगा। डेल्टा ई 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चेंज इन एनर्जी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद ये क्या बोल दिया ना, हमारे पास है बोला कि किसका वेवलेंथ इतना होगा। तो बेटा जब भी हमें क्वेश्चन जानते हैं, जब हमें क्वेश्चन जानते हैं कि लैम्बडा इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो आंसर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। यू अंडरस्टैंड, लैम्बडा का आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। यानी अगर मैं डेल्टा ई को इधर रख के लैम्बडा पुट कर सकता हूँ, लैम्बडा पुट कर सकता हूँ, तो डेल्टा ई अगर करस्पॉन्ड आएगा तो सही बात है। तो अब हम देखेंगे कि डेल्टा ई किसका सही आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही वेवलेंथ है। तो कैसे होगा ना, मैं अभी जब जाऊँगा इधर, देखो मैं कहूँगा डेल्टा ई ई भी इक्वल टू 12,400 बटा लैम्बडा। लैम्बडा कितना था 102 पॉइंट, बेटा 102.7 था, लेकिन 102.7 है, 1027 लेना पड़ेगा क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग करेंगे। क्वेश्चन में नानोमीटर दिया हुआ था, मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग करूँगा क्योंकि फॉर्मूला आर्मस्ट्रॉन्ग वाला है। तो फिर ये जो आएगा यूनिट ईवी में आ जाएगा, तो इनको डिवाइड कर देने के बाद ये आ जाएगा 12.09 ईवी। तो यानी ये जो ट्रांजिशन है, कौन सा लाइन ट्रांजिशन है ना, फर्स्ट से थर्ड ट्रांजिशन में जितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उतनी एनर्जी डिफरेंस है हमारे पास है, ये बन रहा है। इसका मतलब यही है कि जो लाइन थर्ड लाइन है तो उनकी वेवलेंथ कितना दिया हुआ था, 102.75 दिया हुआ था ना 101,027 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये। अगर लैम्बडा इतना है तो एनर्जी कितना आएगा, लैम्बडा इतना है तो एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी आ जाएगा 12.09। एंड ये 12.09 1 एंड 3 का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो वही है। आपको वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी निकाल के सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ गया, कौन सा लाइन ना, लाइन हमारा कौन सा है ना, डी लाइन, फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस लाइन ही करेस्पॉन्ड करेगा यही वेवलेंथ को। आपको समझ आ गया होगा, डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर में जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर में, लास्ट क्वेश्चन के अंदर में, अच्छा दूसरा पेज में होगा ये। लास्ट क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सी देख लो बेटे, क्वेश्चन सी 1 2 3 4 5 6। मैं क्या करूँगा, एक पेज लेके इसको यहाँ सॉल्व कर दूंगा। एक पेज ले लेता हूँ, ले लिया, पीछे आके देखता हूँ। देखो बेटे क्वेश्चन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हॉट क्वेश्चन मान लो। 4 ऑर्बिट दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, फिर इधर आएगा इधर आएगा। कोई बात नहीं, मैंने इसको थोड़ा बनाता हूँ पहले डायग्राम को। क्या बनाऊंगा ना, 1 1 2 3 4, n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3 एंड n इजकल टू 4, ऐसे बना दिया गया है। जब ऐसे बना दिया गया है n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4, तो हमें क्या करेंगे बच्चे ना, इसमें से हमें क्या करेंगे, बोला गया कि ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला लाइन है, ऊपर से नीचे से आ रहा है, ठीक है, पहला लाइन है, फिर दूसरा लाइन है, फिर तीसरा लाइन है, चौथा लाइन कौन सा दिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं।
चौथा लाइन कौन सा दिया गया, ऊपर से सेकंड को आया, सेकंड को ये आया, उसके बाद सही होना चाहिए ना, फिर उसके बाद अरे ये वाला, ये एंड बीच वाला है, ठीक है, ये वाला है एंड ये बीच वाला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। बेटा मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन। अब हमें जा सकते हैं मैक्सिमम टू मिनिमम। आप जरा देखो, इसमें से सबसे एनर्जी यही ज़्यादा है, ये वाला थर्ड लाइन। अगर इसको हमें ऐसे पुट कर देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ, ये होता है लाइन सी, मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ है। बेटा मैक्सिमम वेवलेंथ उसी का होगा जिसकी एनर्जी कम है। इनमें से सबसे एनर्जी कम कौन सा होगा, ना ये वाला होगा जो ऊपर से ऊपर ऊपर तक रह गया। ये पता चलना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी ये होगा, मिनिमम एनर्जी ये होगा। मैंने बोला मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ है, तो इसकी एनर्जी कम है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ यही होगा, ये होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ई ले लूंगा, यही लैम्डा ई हो जाएगा मैक्सिमम, सबसे पहले लिख दिया। तो लैम्डा सी हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा सी हो जाएगा मिनिमम। ये मुझे पता चला क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। अब मैं लैम्डा ई वैल्यू कैसे निकालूंगा, 3 4 के बीच में देखो, लैम्डा 1 अपन लैम्डा ई जब मैं निकालूंगा इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट आर ले लेता हूँ, 1 अपन इनका कौन सा एन है, 3 स्क्वायर होगा यानी 9 माइनस ऊपर 4 होगा, ये कितना यानी 16 होगा ना, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसमें से आ जाएगा 1 अपन लैम्डा। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये हो जाएगा 1 अपन लैम्डा ई इक्वल टू, मैक्सिमम कर रहे हैं लैम्डा ई, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 9 यानी 16 से 9 गया 7, यानी 7R बटा 9 इंटू 16, ये बात आ गया। अगर हमने निकालेंगे लैम्डा ई इजकल टू 9 इंटू 16 बटा 7R, इसको हमने इक्वेशन 1 बना के रखा, ठीक है। उसी तरीका से बड़ा वाला कर देंगे, लैम्डा सी कैसे निकालेंगे, इनको छोटा करके मैंने यहाँ रखता हूँ, इसको छोटा करके यहाँ रखता हूँ। तो अब क्या हो गया बेटा, ये मैं छोटा करके जब इधर मैंने रख दिया तो मैं निकाल रहा हूँ लैम्डा सी, या 1 अपन लैम्डा सी इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू ये 1 स्क्वायर यानी 1 अपन 1 माइनस 1 अपन 16, 1 अपन 16 आ जाएगा डिफरेंस एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर में 1 अपन लैम्डा सी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये 16 रहेगा, 16 माइनस 1 15R रहेंगे, राइट। तो लैम्डा सी इक्वल टू 16 बटा 15R रह जाएंगे। जो हमें मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ पूछा, इट इज इम्प्लाई दैट लैम्डा ई बटा लैम्डा सी इक्वल टू 9 इंटू 16 बटा 7R इंटू 15R बटा 16। तो आर को हमें काट देंगे, आर को काट के जो आंसर हमने लिखेंगे, इट इज इम्प्लाई दैट लैम्डा ई बटा लैम्डा सी इक्वल टू कितना बन जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16। एक 16 तो कटेगा, 16 था, कितना तक है, सी में आया था 16, उधर भी 16 एक था, 4 नंबर में था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अगर मैंने एक 16 काट दिया, दिस इज इक्वल 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 7, फिर कितना आ रहा है 15 इंटू 9, 15 9 जा कितना होगा, 15 इंटू 9
15 6090 15 135, दिस इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 7 है। 7 1 जा 7 है, 7 है, इसमें कितना आ जाएगा 6 65 9.3, यानी ये इतना आ गया करीबी आंसर है। ये कहीं पुराना क्वेश्चन भी होगा। ये जो रेशियो में यूनिट कट गया 19.3 आ गया आंसर। तो थोड़ा इसको जरा देखो क्वेश्चंस में क्या था। क्वेश्चन में बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये कि इन रेशियो में इसमें तुमने देख के बताओ किसका वेवलेंथ बड़ा किसका छोटा। तब पता चल रहा है जिसका एनर्जी छोटा उसका वेवलेंथ बड़ा, जिसका एनर्जी बड़ा उसका वेवलेंथ छोटा। तो फिर हमने लैम्डा ई बटा लैम्डा सी जब कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 19.3। इस तरीका से हमने जो ट्रांजिशन के जो क्वेश्चन है उनको क्लैरिटी करा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ट्रेडिशनल क्वेश्चन मैंने करीब 20 साल से ये क्वेश्चन से अपना आप जो करके आ रहा हूँ वो लास्ट को मैंने बचाया। कैसा क्वेश्चन है, मैं ओरली बोलता हूँ, एक क्वेश्चन से मैं करूँगा एंड सिमिलर क्वेश्चन से आप लोग कुछ भी कर सकते हो। एक बार फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन सी क्या है, मैं क्वेश्चन सी लिख देता हूँ लास्ट पेज लेके। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड फास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द फाइंड दी फास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फाइंड मतलब क्या, फाइंड वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ ऑफ, ऐसे में साइन कर दिया, वेवलेंथ ऑफ WL लिख दिया। फाइंड वेवलेंथ ऑफ फास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द वेवलेंथ रेशियो ऑफ, ऐसे लिख दो। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ मैंने लिया बाल्मर, कौन सा लाइन ले लो, कुछ भी ले लो, लाइन लास्ट लाइन ऑफ लाइमन ले लेते हैं, लाइमन सीरीज। मैंने क्या बोला, फाइंड वेवलेंथ रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। ये मेरा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ भी किसी का भी लाइन ले सकते हैं। फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन ऑफ, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर टू लास्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो फर्स्ट लाइन पहले लिखेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर का फर्स्ट लाइन क्या क्या हो जाएगा, 1 अपन लैम्डा 1 बाल्मर का, तो क्या हो जाएगा ना, रेडबर्ग कांस्टेंट होगा इनटू 1 अपन फर्स्ट लाइन 4 होगा, बाल्मर का N1 4 होता है, 2 होता है, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस N2 के लिए कितना हो जाएगा बाल्मर का ना, N2 का पहला लाइन क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारे। तो जो सॉल्व कर देंगे 1 अपन लैम्डा 1 इक्वल टू 36 ही नीचे आ गया, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 RH बन गया। तो अगर मैंने लैम्डा 1 निकालूंगा तो 36/5 RH मेरे पास आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलिए इसको आगे भी लेते हैं, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन कैसे ना, 1 अपन लैम्डा इन्फिनिटी दिखा रहा हूँ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट है, लाइमन सीरीज 1 अपन N1 तो बेटा फिक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपन लास्ट लाइन के लिए N2 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी मतलब 0 है, 1 अपन, तो यानी दिस इज इक्वल टू ये आ गया RH आ गया। अब मैंने जब लैम्डा इन्फिनिटी निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1/RH आ गया। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लैम्डा 1 बटा लैम्डा इन्फिनिटी को जब डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 बटा लैम्डा इन्फिनिटी आएगा तो 36/5 RH इंटू RH तो कट जाएगा, 36/5 बचेगा, राइट। 36/5 जितना आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका के क्वेश्चन से जो होता है, बहुत क्वेश्चन से इसमें से कर सकते हैं। जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर में मैंने ऐसे क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन करके पूरी क्लास लेता हूँ। तो अभी
आप ये समझ लो, एक अपने आप क्वेश्चन बनाओ, एक होमवर्क लेकर रखो कि फाइंड द wavelength ratio of second line of Balmer to the fourth line of Pfond सीरीज करके दिखाओ। फिर मुझे मैसेज करो, कहीं भी देखते हो, जिसको करना है करेगा। तो मतलब यूट्यूब में मैसेज करने से रिप्लाई कर दूंगा, आपको आंसर ही बता दूंगा। तो ये जो बात होता है हमारी पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पूरी कहानी मैंने क्लैरिटी कर दिया। आप लोग इसी वीडियो को अगर देखोगे बाकी वीडियो भूल जाओगे, ठीक है। यही है चैनल है मेरे उड़ीसा वाला विद्या सर। अगर इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे जब हमें वीडियो को प्राइवेट करेंगे तो आपको लिंक भेजेंगे, जो लिंक आपको चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच।